यूनिट 2 फॉरेस्ट रिसोर्सेज अथवा वन संसाधन। वन बड़ा कृषि रहित क्षेत्र है जिसमें विभिन्न लंबाइयों के पेड़ पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 3 से 50 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। यहाँ पर 3 मीटर ऊंचाई झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और बाहर वाले क्षेत्र में घासें पाई जाती हैं। आपेक्षिक आर्द्रता अधिक और वर्षा अधिक पाई जाती है। वातावरण अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट का ऊपरी भाग ट्री टॉप या कैनोपी कहलाता है तथा यह भाग भी प्रकाश व हवा आदि के संपर्क में रहता है। मध्य भाग में विस्तृत कम प्रकाश वाला क्षेत्र है। मिट्टी में नमी अधिक होती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर कम पाई जाती है। कैनोपी के नीचे वाले भाग में वाष्पीकरण की दर बहुत कम पाई जाती है। तापमान गर्मियों में तापमान कम, सर्दियों में अधिक होता है। दिन के समय तापमान कम व रात्रि के समय अधिक होता है। सतह वाला भाग लाइकेन तथा मॉस आदि से ढका रहता है। भारत में वनों का वितरण अगर देखा जाए तो शंकुकारी कॉनिफेरस फॉरेस्ट 3%, टेम्परेट फॉरेस्ट 4%, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 93% है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को फिर पुनः 3 में बांटा गया है। सदाबहार वन 17%, मौसमी वन 80% तथा वर्षा वन 1%। कुल क्षेत्र वनों का भारत के अंदर 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। प्रदेश में वितरण देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 11.9%, पंजाब में 2.6%, बिहार में 22.5%, आंध्र प्रदेश में 20.5%, मध्य प्रदेश में 30.7%, उड़ीसा में 22.5%, तमिलनाडु में 13.9%, राजस्थान में 4.1% तथा बंगाल में 8.8% वन क्षेत्र भूभाग के आधार पर पाए जाते हैं। वनों के अगर प्रकार देखे जाएं तो 3 प्रकार के वन हो सकते हैं। प्राइवेट जो कि 2.7% है, सामुदायिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत या डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन के अंतर्गत 2.3% तथा राजकीय या सरकारी 95% है। वनों का विनाश जो है 1951 से लेके 1972 तक 34 लाख हेक्टेयर वनों का विनाश हुआ, जिसके कारण मृदा अपरदन हुआ, भूसंकलन हुआ और बाढ़ आदि की अधिकता हुई। 1972 से लेकर 1980 के बीच में 92 लाख हेक्टेयर वन समाप्त हुए, जिसका कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को माना गया। वृक्षों को नष्ट होने के कुछ कारण हैं। नंबर 1, प्राकृतिक कारणों से वनों में आग लग जाना, वन अग्नि जिसे कहते हैं, वो एक कारण है। दूसरा, मनुष्यों द्वारा वन भूमि का रूपांतरण खेती के लिए, उद्योग के लिए और आवास के लिए किया जाता है। वन नष्ट होने से केवल वृक्ष ही नष्ट नहीं होते बल्कि वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पक्षी भी नष्ट हो जाते हैं। इसका अगला है, अधिक चराई के कारण वन नष्ट हो जाते हैं। वनों का झूमिंग, इसके अंतर्गत वन के कुछ भाग को कृषि के लिए खाली किया जाता है तथा कुछ समय के बाद में उत्पादन कम हो जाने पर दूसरा भाग काट कर नष्ट कर दिया जाता है। आदिवासी क्षेत्र में यह क्रिया अधिक पाई जाती है। घरों में औद्योगिक उपयोग के लिए वनों की लकड़ी जलाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। वन क्षेत्र में उद्योग लगाकर वनों को नष्ट किया जाता है और बहुउद्देशीय डैम बनाने में भी वनों का विनाश होता है। जहाँ तक वनों के महत्व का विषय है, मृदा निर्माण में वन सहायक होते हैं तथा खनिज लवणों में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के संरक्षण में 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में 400 वर्ष के लगभग समय लगता है, जबकि उसको 1 वर्ष के अंदर भी ही आप नष्ट कर सकते हैं। वन मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं। वनों की कैनोपी, ऊपरी वृक्षों का ऊपरी भाग सूर्य की किरणों के पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते, जिससे वनों में आर्द्रता बनी रहती है। हरे वन मौसम चक्र को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन आंधी तूफान को रोकने में भी सहायक होते हैं। वन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बदलने में सहायक होते हैं। जहाँ जहाँ वन होते हैं वहाँ पर वर्षा अधिक पाई जाती है तथा वन वनस्पतियों से औषधियों का भी उत्पादन होता है। भारत में वनों का वितरण और वनों का महत्व। वनों के विकास के लिए राज्य के विभिन्न विभाग तथा योजनाएं वन विकास से संबंधित बनाई गई हैं। राजस्थान में निम्नलिखित विभाग और योजनाएं उसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 1, वन विभाग।
नंबर 2 भू संरक्षण विभाग, नंबर 3 कमांड क्षेत्र विकास विभाग, नंबर 4 योजनाओं में मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम और सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री तथा फार्म फॉरेस्ट्री इसके अंतर्गत आता है। डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई का जहाँ तक सवाल है, पिछले कुछ दशकों में लालचवश मनुष्य ने वनों की अंधाधुंध कटाई की है। प्रारंभ में जहाँ 70% भूभाग वन में पर वन थे, अब मात्र 16% भूभाग में बचे हैं। वनों की कटाई मूलतः कृषि विस्तार, व्यावसायिक उपयोग तथा नदी घाटी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है। रहवास के लिए भी जंगलों को काटा जाता है। इसके अतिरिक्त झूम खेती, इस पद्धति में वन के एक भूभाग को समस्त वनस्पतियों को जला दिया जाता है, जिससे कृषि के लिए मैदान बन जाता है। 2 या 3 फसल लेने के बाद में उस स्थान को छोड़ दिया जाता है तथा दूसरे स्थान पर यह क्रिया दोहराई जाती है। इस एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 3 करोड़ वर्ग मील में बसने वाले लगभग 20 करोड़ आदिवासी इस प्रकार की खेती में लगे हुए हैं। इस प्रकार की खेती नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा आदि के अंदर पाई जाती है। उन्मूलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। एक तो वनों की कटाई का कारण इमारती लकड़ी के लिए इसका उपयोग, दूसरा खनन, तीसरा खाद्य बड़े बांध बनाने के अंदर, इमारती लकड़ी का दोहन, फर्नीचर, भवन निर्माण, जहाज़ों के निर्माण, रेलवे कोच के निर्माण में लकड़ी का दोहन वनों से किया जाता है। इसके अतिरिक्त कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रभाव अगर देखा जाए, जिस अनुपात में पेड़ों की कटाई की जाती है उस अनुपात में वन विकसित नहीं हो रहे। फलस्वरूप वनों के क्षेत्र में कमी उत्पन्न हो जाती है, जिससे एक और जहाँ मांग व आपूर्ति में संतुलन बिगड़ जाता है, यह जनजातियों के जीवन और जैव विविधता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। इस क्रम में बहुत से उपयोगी वनस्पतियाँ और जंतु विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं और बहुत सारी जनजातियाँ विस्थापित हो चुकी हैं। दूसरा है खनन। पुरातन काल से ही मानव खनन करता रहा है। औद्योगिक विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए धात्विक तथा अधात्विक खनिज, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम और अन्य अयस्कों के लिए गहरी खुदाई की जाती है। इसके दौरान बहुत से वन नष्ट हो जाते हैं। और संतुलित खनन के लाभ देखे जाए तो बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति, अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण तथा रोजगारों के अवसर। खनन का जहाँ तक सवाल है, खनन तो किसी न किसी रूप में करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ संतुलित खनन करना आवश्यक है। असंतुलित गैर कानूनी खनन के दुष्प्रभाव यह है, वन नष्ट हो जाते हैं, वनस्पतियाँ विलुप्त हो जाती हैं, जैव विविधता को खतरा रहता है। खनन अपशिष्ट से भूमि बंजर हो जाती है, प्राकृतिक वातावरण क्षय हो जाता है। खनन के फलस्वरूप भूमि पर व जल प्रदूषण होता है। खदानों में काम करने वाले लोगों से संबंधित खनन के कारण बीमारियां जैसे सिलिकोसिस व श्वसन रोग हो जाते हैं। अब दूसरा है बांध व उसके प्रभाव। क्योंकि बांधों के निर्माण के समय भी वनों का बहुत बड़ा भाग पानी के अंदर डूब जाता है और नष्ट हो जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कई बड़े बांधों का निर्माण हुआ, जिनका उपयोग सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया गया। हरित क्रांति में औद्योगिक विकास तथा अर्थव्यवस्था में भी बांधों का बड़ा योगदान रहा। राजस्थान में वृहद तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं को अगर देखा जाए तो जाखम सिंचाई योजना उदयपुर के अंदर 23,505 हेक्टेयर में है। सिद्धमुख 33,620, नौहर श्री गंगानगर में है 13,665, बीसलपुर टोंक के अंदर 69,300 और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो सिंचाई योजनाओं से संबंधित है। अब यह मध्यम सिंचाई योजनाएं अगर देखी जाए तो राजस्थान में भीम सागर, छापी, हरिश्चंद्र सागर, बिलास, सावन भादो, सोमकला अम्बा और सोम कागदर तथा पांचना ये मध्यम परियोजनाएं हैं जो कि सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। कुप्रभाव को अगर देखें तो बांधों के निर्माण पर्यावरण को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसमें वृहद कृषि भूमि तथा वन भूमि क्षेत्र पानी के अंदर डूब जाता है। भूमि अपरदन होता है। जल एकत्रीकरण हो जाने से भूमि
का नुकसान होता है, वन्य जीवों की मृत्यु अथवा विस्थापन हो जाता है, वनस्पतियों व पेड़ों का नाश होता है और भूकंप की आशंका इसमें बढ़ जाती है और जनजातियों का और वहाँ रहने वाले लोगों का पलायन हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में यदि देखा जाए तो टिहरी बांध परियोजना काफ़ी चर्चित परियोजना के रूप में रही है। उत्तराखंड ये भागीरथी नदी पर 260 मीटर उच्च बांध है, जिसके प्रथम चरण में 1000 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत तथा द्वितीय चरण में 2000 मेगावाट का जल विद्युत घर की स्थापना हुई। इसके बनने से 5200 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई, जिसमें कुछ कृषि भूमि भी थी। टिहरी कस्बे सहित 95 गांव डूब गए। विस्थापित लोगों को नियमानुसार मुआवजा व विस्थापन भत्ता दिया गया। इस परियोजना के विरोध में भी बहुत हुआ तथा छोटे बांध बनाने का आग्रह जनता द्वारा और पर्यावरणविदों द्वारा किया गया। धन्यवाद।